अगर हम आज एक की कुर्बानी देंगे तो कल हम सबकी गर्दनें जो हैं वो लाइन पे होंगी। जिसने भी काला कोट पहना है वो तो बात करता है कि ये नोबल प्रोफेशन है, लॉर्ड्स की प्रोफेशन है, डिग्निटी है, सब कुछ है वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीफ समरोह है और यंग सॉलिसिटर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को बासलाहियत तौर पर कैरी करते हुए आए हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब की, जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कराची बार एसोसिएशन रह चुके हैं और इस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट के अहदे पर फाइज हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी लेगेसी के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सुमर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। सर ये जो हम इंटरव्यूज़ का जो मकसद है हमारा, वो यंग लॉयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर हम चलाएँ। सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या इंस्पिरेशन आप लेके आए? इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत सारे और लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं जिनसे हम भी इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। नो डाउट यंगर जनरेशन भी इंस्पिरेशन हासिल करेगी। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं ख़ुद तो यही इंट्रोडक्शन है अपना जो आपने दी, वेरी काइंड ऑफ यू। मेरे वालिद साहब भी इसी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ था। इस सूबे के वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो ही वाज अ लॉयर, देन ही वाज एलिवेटेड टू द बेंच। मैंने ख़ुद वकालत मैंने LLB सन 2000 में मुकम्मल किया। उसके बाद बार एट लॉ के लिए गया, फिर 2002 से मैं बाकायदा प्रैक्टिस में आया हूँ। अब तकरीबन 20 साल होने को आए हैं। अब उस दौरान मुझे ये शर्फ हासिल है, अपना दोस्तों की मेहरबानी है, हमारी कॉलीग्स की, कि मुझे एक बार कराची बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, फिर कराची बार एसोसिएशन का सदर, फिर सिंध बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन और फाइनली मौजूदा साल अब मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदारत के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहा हूँ। तो ये एक मेहरबानी है जो पेयर्स ने जो हमारे कॉलीग्स देते हैं। बाकी मेरी जो प्रैक्टिस है वो मोस्टली है सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे। दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग। मेरी लॉ फर्म जो है मेरी आई एम अ पार्टनर एट MCA लॉ एसोसिएट्स, जिसमें हमारे सीनियर पार्टनर और हेड ऑफ चेम्बर्स मुनीर मलिक साहब हैं, जो कि माजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। दूसरे पार्टनर हमारे आतिफ रफ़ीक साहब हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी फाइन लॉयर। तो बेसिकली हमारी सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन में हमारी प्रैक्टिस है। बहुत ठीक है सर। लीगल एजुकेशन से लीगल प्रोफेशन तक आपका सफ़र ये सर कैसा गुजरा? उस्ताद कौन थे सर आपके इसमें? मैं तो पहली अपना लॉ स्कूल ख़त्म करते साथ अपनी प्यूपिलेज भी मैंने, और उसके बाद वकालत में पहले कदम भी मैंने मुनीर मलिक साहब की शागिर्दी में मैंने शुरू किया, और आज तक मैं अपने आप को उनका शागिर्द तसव्वुर करता हूँ। बहुत अहम होता है एक ख़ास तौर पे वकालत जैसे पेशे में कि अगर आपको एक अच्छे सीनियर मिल जाएं जो कि आपको इनकरेज भी करें और सिखाएं भी। और देखिए, सिर्फ सिखाना ये नहीं होता कि आपने कानून या कोई फाइनर पॉइंट्स पे आपने कुछ केस लॉ बता दिया, ये वो कर दिया। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सीनियर आपको एक्चुअली इनकरेज करे कि आप ख़ुद जाके आप केसेस चलाएं, आप क्लाइंट से कैसे डील करना है, कई एथिकल इश्यूज आते हैं, उनको कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से चलना है।
तो मैं तो समझता हूँ, और ये मेरे ये भी इसका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, जिन्होंने मुझे गाइड किया मलिक साहब के पास, और फिर मैं मलिक साहब को, जिन्होंने अपना जितना भी जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, मैं समझता हूँ प्रोफेशनली, तो वो उनके बदौलत है। सर, मुनीर मलिक साहब की शागिर्दी में सर उनकी क्या ऐसी खास बातें हैं जो आपने अडॉप्ट की हों खुद में भी? आई डोंट नो किस हद तक मैं अडॉप्ट कर पाया हूँ, मगर जो उनकी जो सबसे बड़ी वो खूबी थी कि उन्होंने हमें और मेरे अलावा जितने भी उनके जूनियर्स रहे थे, हमेशा उनको इनकरेज किया कि आप जाएं, खुद केसेस चलाएं। गलतियां हमने बेशुमार की, और कभी भी उसमें इतनी कोई उन्होंने बरहमी का इजहार नहीं किया कि बंदा डिस्करेज ही हो जाए। उन्होंने हमेशा कहा अच्छा चलो गलती हो गई है, चलो अच्छा, इसको कई मरतबा अपीलें भी करनी पड़ी उनको, खुद हमारी गलतियों को कवर करने के लिए उनको अपील फाइल करनी पड़ी, मगर हमेशा इंकरेज करते रहे। और जब तक वो एक खुद से, देखिए बड़ा एक फ़र्क होता है, सिर्फ पहले 2-4 साल आप अपने सीनियर के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर बड़ा फ़र्क होता है जब आप खुद एक बार पेश होना शुरू करते हैं, और जो गलतियां आप खुद करके जो सीखते हैं वो दूसरे को देख के आप नहीं सीख पाते। तो फॉर दैट अ वेरी इंकरेजिंग इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी, और वो इंकरेजिंग इन्वायरमेंट सीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वो जूनियर वकला के लिए वो पैदा करें। साथ साथ ऑब्वियसली जूनियर्स का फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सके वो करें, और जो उन पे अगर किसी ने कॉन्फिडेंस किया है तो वो उस कॉन्फिडेंस को शैटर ना करें। तो बाकी गलतियां तो होती रहती हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। तो थैंक यू सो मच सर। आप एक ऐसी शख्सियत के फर्जंद हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट, जो कि सिंध प्रोविंस के लिए एक लेजेंड जज रह चुके हैं, जस्टिस सबीउद्दीन साहब। सर, कभी आपको जब आप बेंच में आते थे, तो कभी आपको ऐसी फीलिंग हुई कि मैं जस्टिस का बेटा हो के मैं जस्टिस को ब्रीफ कर रहा हूँ? देखें, अपना मेरे वालिद साहब तो अपना इस मामले में इतने सख्त होते थे कि मुझे वो अपनी गाड़ी में बिठाते भी नहीं थे। तो अपना, एंड आई वाज नॉट अलाउड ever to mention who I am or what it was. तो वो तो as such इतना नहीं रहा, but what I benefited very much was कि उनके पास हमेशा वक्त होता था कि वो हमसे कानूनी इश्यूज पे डिस्कस हमेशा करते थे। ज़रूरी नहीं था कि मैं उनके पास कोई केस या कोई प्रॉब्लम लेके जाऊं। जनरली आप बैठे हैं अखबार में, आपने जो टॉपिकल इश्यूज हैं दिन के, जिनमें कोई कानूनी कोई एस्पेक्ट भी है, तो वो जनरली उनके साथ बैठ के बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन से चीज़ें पता लगी जो शायद किसी और इन्वायरमेंट में शायद नहीं, या बहुत ज़्यादा वक्त लगता उनको सीखने में। तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। तो ये तो आई सपोज किसी को भी डेफिनेटली इन एनी प्रोफेशन हैविंग अगर आपके बुजुर्गान और अगर आपकी फैमिली में लोग हैं उस प्रोफेशन में, तो डेफिनेटली उससे एक एडवांटेज तो मिलता है कि आपको एक फेमिलियरिटी होती है कॉन्सेप्ट से और सिस्टम से, जो कि वरना एक ज़्यादा तवील अरसा लगता है उनको उस एक्सपीरियंस को हासिल करने में। बहुत शुक्रिया। तो अपने वालिद साहब के बारे में बताइए, उनकी लेगेसी के बारे में हमें आप थोड़ा सा बताइए। जस्टिस सबीउद्दीन साहब कैसे शख्स थे, कैसे उनकी? देखिए, he was born 1948 इन हैदराबाद। उन्होंने उसके बाद उनकी जो इनिशियल तालीम थी वो सारी होम स्कूलिंग से थी, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो सिविल सर्वेंट थे, और उस ज़माने में उनकी पोस्टिंग फाटा वगैरह में होती थी, और उस ज़माने में वहाँ फाटा वाटा में कोई स्कूल वूल्स होते नहीं थे।
उनकी तमाम जो शुरू में तालीम हुई वो घर पे ही हुई। फिर उसके बाद उन्होंने अपना स्कूल जब दादा की पोस्टिंग सक्खर हुई तो फिर स्कूलिंग उन्होंने फिर अपनी मैट्रिक वगैरह कॉलेज वॉलेज वगैरह सब सक्खर से किया। फिर उसके बाद ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर गवर्नमेंट कॉलेज में। देन ही डिसाइडेड, बीच में एक ज़माने में बड़ा एक वो होता था कि CSS करने का, उन्होंने कहा नहीं मैंने वकालत करनी है। एंड देन यहाँ SM लॉ से उन्होंने अपनी LLB करके देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिस। ही वाज इन प्रैक्टिस टिल 1997 और ख़ास तौर पे उनकी प्रैक्टिस जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे और सर्विस की बहुत प्रैक्टिस थी। उसके बाद देन ही वाज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2005 में गालिबन वो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट बने थे। उनकी जो जुडिशल फिलॉसफी थी, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन ऑफ गाइडेंस टू मी, ही वाज अ वेरी ह्यूमेन पर्सन। तो हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि किसी ना किसी तरीके से अपना लॉ को इवॉल्व किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और सिर्फ आप टेक्निकलिटीज़ और प्रोसीजर्स में आप इतने मगन ना हो जाएं कि आप जो अल्टीमेट पर्पस है सारे जस्टिस सिस्टम का कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को जो उनकी मुश्किलात हैं वो दूर कर सके, तो वो उनके लिए रास्ते बनाने, दैट वाज हिज आई थिंक जूरिस्प्रूडेंशियली हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। उनकी कई ऐसी जजमेंट्स हैं सर्विस लॉज में जिसमें एक हमारे सर्विस लॉज में बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता था कि सिर्फ मास्टर एंड सर्वेंट, जिसका ये मतलब था कि अगर किसी इदारे ने किसी शख्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया है तो वो मालिक की मर्जी है कि वो नौकर को जब निकाले। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने अपनी डिसीजंस में कई जगहों में उन्होंने कहा कि ये पुरानी ये फरसूदा दौर की ये बातें हैं, ख्यालात हैं। अब कोई मालिक और नौकर की रिलेशनशिप नहीं होती, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की होती है। हमने उस तरीके से देखना है कि एम्प्लॉयर भी अपना, और ख़ास तौर पे अगर उसका किसी भी कोई हुकूमती ये इदारे से ताल्लुक़ है तो फिर उसका राइट है कि उसको नेचुरल जस्टिस भी मिले, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला है तो उसको सुनवाई हो, उसको रीज़न्स दिए जाएं, एक प्रॉपर रीज़न प्रोसेस के तहत निकाला जाए वगैरह। तो ये सारी उन्होंने कई केसेस में उनकी सर्विस लॉज में ये इम्पोर्टेंट आई थिंक जूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट थी। दूसरा फिर जो हमसे बेजा के केसेस हैं, जो हेबियस कॉर्पस के केसेस हैं, उसमें उन्होंने एक उनका बड़ा मशहूर केस था मजरुद्दीन वर्सेस स्टेट। उसमें वो रशीद रिजवी साहब के साथ एक बेंच पे थे जिसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल कि अगर हेबियस कॉर्पस में पिटिशन फाइल होती है और अदालत किसी ऐसे कैदी को जिसको गलत रखा गया है उसको रिहा करती है तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टेट से भी और जो एक्चुअल वहाँ चाहे SHO हो या जो भी अफसर हो वगैरह जिसने ये गलत किसी को कस्टडी में रखा हुआ है तो फ़ौरन उससे डैमेजेस भी ले सकती है फॉर दैट रॉन्गफुल डिटेंशन। तो ये उससे पहले एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं हुआ था। अब उसके बाद चंद कई केसेस में वो बना है, इट्स बिकम पार्ट ऑफ द लॉ। Another thing that he was this is I think the first time जो पाकिस्तान में एटलीस्ट कम से कम ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बना कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि हमारी जो रिट पिटिशंस होती हैं आर्टिकल 199 में वो पहले कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ और सिर्फ अपना हुकूमती एहलकारों और हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ हो सकती है। मगर उन्होंने पहले एक सिंध हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में HRCP के केस में ये पॉइंट आउट किया कि जो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 199 में वो है
कि वो बुनियादी हकूक़ जो हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनकी इन्फोर्समेंट के लिए रिट ना सिर्फ वो हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ कर सकती है मगर प्राइवेट पर्सनस के ख़िलाफ़ भी कर सकती है। तो दैट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो आई थिंक ओवरऑल उनकी अगर कोई लेगेसी है तो वो ये है कि हाउ टू ब्रिंग रिलीफ एंड जस्टिस टू पीपल विदाउट बीइंग ट्रैप्ड इन द टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ, बट एट द सेम टाइम, और ये बहुत ज़रूरी है, जब वो ये करते थे तो ही वॉज वेरी केयरफुल कि उसका एक जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस बनाया जाए। सिर्फ ये ना हो कि भाई अपना मेरी मर्जी है कि मैंने फलां को कुछ देना है या फलां को कुछ सजा देनी है वगैरह, तो मैं एक आर्बिट्रेरीनेस ना हो। एक प्रॉपरली आपको एक जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरी, एक लीगल थ्योरी बनाते हैं, फिर उसकी बुनियाद पे आप रिलीफ दे सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और आजकल के दौर में स्पेशली विद द एक्सपेंशन ऑफ द सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, के जजेस शुड रिमेंबर that yes, we have to try and move beyond technicalities to give relief to the people, but all this at the same time, all the actions of judges need to be supported by a legal theory or a jurisprudential theory. वो theory advance करके आप लोगों के लिए रास्ते और दरवाजे खोल सकते हैं, मगर arbitrarily कोई भी जज या कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि फलां को नवाज दो या फलां को सजा दे। ये तो खूबसूरती है सर हमारे जुडिशल सिस्टम की, कि जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए। लेकिन सर आज भी अगर हम देखें तो हमारे सीपीसी में जो है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हमें डिलेस का शिकार होना पड़ रहा होता है। और उसके साथ ही ना सिर्फ डिलेस का शिकार होना पड़ता है, बल्कि हमारा सिस्टम ही आज तक इतना डेवलप नहीं हुआ, या फिर यूँ कहें कि एक नए कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पाया। सर उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, या फिर उसके क्या रिफॉर्म्स लाने? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतनी तवज्जो नहीं दी गई और इतनी दिलचस्पी नहीं ली गई। मेन मसला ये है ना, बार के लेवल पे भी, और मैं समझता हूँ ऐसे काम के लिए सबसे ज़्यादा तो अदलिया की अपनी खुद जिम्मेदारी है। अदलिया की लेवल पे भी इतनी दिलचस्पी नहीं ली गई, और हुकूमतों का तो हाल आपके वैसे ही आपके सामने है। बट आई थिंक इसमें ख़ास तौर पे at the level of the judiciary, unfortunately there's been too much focus on the problems with other institutions of the state etc, कि हुकूमतें सही काम नहीं कर रही, हमारी जो पार्लियामान है वो सही नहीं काम कर रही, या हमारे जो वैसे जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे हैं वो सही काम नहीं कर रहे वगैरह। मगर आई थिंक सबसे ज़्यादा फोकस अदलिया का होना चाहिए था कि अदालती निज़ाम को हम कैसे संवारें। और ये आपने बिल्कुल सही बात की, चाहे वो सीआरपीसी हो या वो सीपीसी हो, अब दोनों 100 साल से पुराने कवानीन हैं। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन बदल चुकी है, आपकी कोर्ट्स का सिस्टम बदल चुका है। आप एक डिस्ट्रिक्ट जज होता था कराची में, अब 5 हैं, सैकड़ों सिविल जजेस हैं, सैकड़ों मुकदमात हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ गई है कई चीज़ों में, अपना सर्विस के मैकेनिज़म्स क्या होने चाहिए, एविडेंस रिकॉर्डिंग के मैकेनिज़म्स क्या होने चाहिए वगैरह। सारी दुनिया तब्दील हो गई है ना 1908 और 1890 से, तो ये तो उसके बाद आप ये लगे रहें कि भाई हम सिर्फ उन्हीं प्रोसीजर्स पे चलते रहेंगे, एंड आप फिर एक्सपेक्ट करें कि बहुत ही हमारा जुडिशल सिस्टम बड़ा खुद से खुद इम्प्रूव हो जाएगा, लोग अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सिट डाउन एंड वर्क फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, कि हमने ये प्रॉब्लम्स मेन आप आइडेंटिफाई करें, और इसमें कई महीने लगेंगे आपको। आप आइडेंटिफाई करें ये प्रॉब्लम्स है, ये बॉटलनेक्स है हमारे सिस्टम में, यहाँ जाके मुकदमात जो हैं फंस जाते हैं, यहाँ जाके जो है वो यहाँ 2 नंबरी की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसको हमने कर्ब कहाँ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, सिविल साइड पे भी, क्रिमिनल साइड पे भी। फिर आप कहें कि भाई अब हम ये न्यू प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। और दुनिया में भी तो हुए हैं ना रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स वगैरह होते रहते हैं,
और हम और इदारों में भी आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी तरीके से कोई रिफॉर्म हो जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में मैंने फॉर एग्जांपल नादरा का देखा है। एक ज़माना होता था नेशनल NIC का वो बनवाना अजाब होता था, इतना इतनी दो एक आदमी के पास 6 8 NIC कार्ड होते थे। अब नादरा ने जैसे तैसे करके अपना उसको कंप्यूटराइज कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है, और मैं समझता हूँ पुराने सिस्टम से तो 10 गुना बेहतर अब सिस्टम कर दिया है। So reform is possible even in our country, in our institutions, if a lot of work and time is spent on it. उसकी मैं समझता हूँ हमारी बार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जुडिशरी की भी है, और फिर लेजिस्लेचर को इसमें शामिल करके सिस्टम हमें इम्प्रूव करना है कि हम लोगों को इंसाफ जल्दी दे सकें। तो व्हाट डू यू थिंक आर द पॉसिबल रीजंस कि इन चीज़ों में हमें अभी तक वर्क नहीं मिल सका, या फिर एक रिसर्च बेस? आई थिंक एक तो सबसे पहले इसको ज़रा सा साइंटिफिक तरीके से टैकल करना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हैं हर बंदे को, मुझे लगता है कि यार ये सबसे बड़े ये इश्यूज हैं, अगर ये 3-4 इश्यूज सॉल्व हो जाएं तो जुडिशरी ठीक हो जाएगी। किसी और का एक डिफरेंट राय, ठीक है। पहले तो आपको एम्पिरिकल बेस्ड एक्सरसाइज करनी है। आपने देखना है कि भाई आपने लेट्स से एक डेटाबेस बनाए कि भाई आपके 10,000 केसेस हमने स्टडी किए हैं, 10,000 केसेस में उनके एवरेज टाइम ऑफ डिसीजन ये था। अच्छा, फला स्टेज पे आके केस फंस गया, क्यों फंसा, उसकी क्या रीजंस हैं वगैरह, वो सारा जब आप डेटा एक बार कंपाइल करेंगे तो आपके पास एक पिक्चर खुलेगी कि भाई ये कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें अशद रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। अपना आपके जो सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी भी कवानीन आपके ऐसे लिखे हुए हैं कि भाई अगर किसी को सर्विस नहीं होगी तो वो उस इलाके में जाके ढोल बजाएगा, और ये वो आपके एक्चुअल प्रोसीजरल कोड्स में ये लिखे हुए हैं। अब इंटरनेट का दौर है, अपना व्हाट्सएप पे दुनिया भर में सर्विस हो रही है वगैरह। यहाँ आप देखेंगे अदालतों में अगर आपका जाना शुरू हुआ है तो देखेंगे अक्सर तो तारीखें ये हो रही होती हैं कि सर मुझे फ़लाँ कागज़ नहीं मिला, फ़लाँ ये नहीं मिला। अब ये सारी चीज़ें बाकी दुनिया में नहीं हो रही, तो वी नीड टू लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि एविडेंस में फ़लाँ ने ये कहा था या ये कहा था, जज साहब ने तर्जुमा जो था वो सही किया था या नहीं किया था। ये सारी चीज़ें अपना ये आप देखें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हीं मोबाइल फ़ोन से क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सकती कि ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए कि भाई मेरे गवाह ने ये बात कही थी या वो बात कही थी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हों, ऊपर अपीलेट कोर्ट तक हो, वो आप जज जो गवाह है उसका आप चेहरे के तासुरात भी आप देख सकें कि आपको पता लगे कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये सारी मॉडर्न चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए वक्त दरकार है और थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है। वो चीज़ मेरी तो उम्मीद है कि एट वन पॉइंट और द अदर द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विल रिकग्नाइज दिस एंड द सुओ मोटो द रिटेक will be on the way to reform the judicial system from the bottom to the top. ओके सर, थैंक यू सो मच। सर आते हैं आपके रोल की तरफ जो कि बार में आपने अदा किया। सर आपने बार एसोसिएशन को भी सर्व किया है, आपने बार काउंसिल को भी सर्व किया है, आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आप वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। देखिए, आई थिंक देयर आर 3 or 4 things that the bar has to be watching for. सबसे पहले, और जो अक्सर लोग उससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं और मैं समझता हूँ वो जाती है, मगर सबसे पहले तो नेचुरली बार जब एक वकला की तंजीम है तो वो वकला की फलाह बहबूद के लिए उसको काम करना होता है, करना चाहिए भी है और ज़रूरी भी है। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। मगर अक्सर जो कई लोग ऐसे होते हैं जो उससे आगे बढ़ते ही नहीं है या उससे आगे सोचते ही नहीं है, और मैं समझता हूँ वो गलत है। बिकॉज ठीक है, वकला की फलाह बहबूद एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए बार एसोसिएशन की, मगर इट कैन नॉट बी द बी ऑल एंड एंड ऑल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेड यूनियन।
ठीक है, एक बार एसोसिएशन, एक वकला जो बतौर वकालत जो है बतौर पेशा, और बार एसोसिएशंस as an entity, as an organization, they are not just there for the benefits and welfare of lawyers. They have a larger role in society. वो larger role क्या है? एक तो मैं समझता हूँ justice system को improve करने में, और बात इस्लाहात की हुई, how to improve the process, वो भी है। दूसरा जुडिशल इंडिपेंडेंस के इश्यूज हैं हमारे मुल्क में। अपना अक्सर आप देखते हैं कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक्स किए जाते हैं डिफरेंट इदारों से, डिफरेंट उससे। तो उनको प्रोटेक्ट करने की, जुडिशल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बार एसोसिएशंस का। वो बड़ा ज़रूरी है कि वो करें। तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ, आई थिंक बार एसोसिएशंस इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि बार एसोसिएशंस अपना रोल अदा करें। हिस्टोरिकली आप देखें, जितनी भी ये रूल ऑफ लॉ के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए मूवमेंट्स हुई हैं, बार एसोसिएशंस ने उसमें बड़ी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यू आर बेसिकली मोर, you know, they are basically a very educated and enlightened segment of society, and they have to play that role and understand their responsibility. Mazi mein, in the recent past, you know, there have been incidents that you know, lawyers have forgotten the dignity of their profession and the role, the larger role they have to play, or the example that they have to set. तो वो भी बड़ा ज़रूरी है कि यू नो बार एसोसिएशंस शुड नॉट जस्ट यू नो बिहेव लाइक अ यूनियन, बट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर ड्यूटी. Finally, I think one of the things that we have to also work on is that our law colleges and our universities are sometimes not able to, you know, there are gaps in the training, and therefore मैं समझता हूँ बार एसोसिएशंस का एक ये भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो यंग लॉयर्स को फैसिलिटेट करें इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उनको यू नो दे शुड बी काइंड ऑफ नर्सरीज ऑल्सो वेयर दे यू नो द सीनियर्स इन अ बार एसोसिएशन कम एंड दे इम्पार्ट देयर नॉलेज टू द जूनियर्स वगैरह। उसका भी एक फॉर्मलाइज प्रोसेस होना चाहिए। तो ये चारों पांचों चीज़ें जो मिला के हैं, वो मैं समझता हूँ बार एसोसिएशन का रोल, उसमें बार एसोसिएशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी एज फार एज आई एम कंसर्न, तो यू नो कुछ कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। अमूमन तौर पे ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बार का लीडर इस कुर्सी से रिज़ाइन करे, लेकिन आपने रिज़ाइन किया सर। देख, मैंने बार काउंसिल से माय पॉइंट ऑफ रेजिग्नेशन वाज वन, आई हैड एन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द अदर, नॉट एवरीबडी, मगर उस वक्त जो अक्सरियत में बार काउंसिल में थे, कुछ हमारे दोस्त जो थे, उनसे मेरी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑन, यू नो, आई थॉट दैट देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन द बार अफेयर्स। एक तो ख़ास तौर पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के, यू नो, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चाहे वो TADA की मद में हो या वैसे होते हैं बार काउंसिल के मेम्बरान वगैरह की, आई थॉट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ ऑडिट्स, एंड you know, these functions and these ways of proceeding in the bar council should be opened up. उस वक्त you know, anyway, उस वक्त जो majority थी उसकी राय कुछ और थी, तो in any event, you know, I said कि अगर you know, if we are not able to, you know, one of the things was that I wanted very much to introduce was कि अगर हम अपना ये system financial transparency मज़ीद ले आएँ और ये
जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होती है, फंड्स भी जो वकला पे भी डिस्क्रेशनरी, इंडिविजुअल वकला पे बेनेवलेंट फंड की उसमें आप उन्हें पेमेंट्स करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, बजाय ये कि वकला को आपने एक बार 10-15 हज़ार 25 हज़ार, अब शायद 25 हज़ार है, आपने दे दिया बेनेवलेंट फंड से जब उन्हें ज़रूरत है। आप उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग सिस्टम बनाएं, हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का, जिसमें व्हेन अ लॉयर, बिकॉज हमारे पास कोई बाकी, हम एम्प्लॉयज़ तो नहीं हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जब हम बाकी अपना कोई बीमारी हो जाती है तो एक तो आपकी जरिया आमदन ख़त्म हो जाती है, दूसरी आपको इलाज पे पैसे लगाने चाहिए। तो ऐसे कि रादर देन किसी को ऐसे आके आप बांट के आपने 25 हज़ार दे दिए, ना उसका फ़ायदा हुआ, ना कोई ख़ास वो नहीं हुआ, you institutionalize it, give it to an insurance company, have medical insurance for everyone, etc. So anyway, ये differences of opinion थे. I was not able to convince the others of my opinion at the time. तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा कि बेहतर है कि फिर if I'm not able to achieve something, तो it's better to step aside और किसी और को फिर मौका दें, शायद वो बेहतर कर ले, कोई बेहतर कोई कर ले। So that's why I resigned. Afterwards there was a petition that I filed. I'm happy कि बाद में अपना वो क्या होता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, तो उसके बाद मगर बार काउंसिल में एक रियलाइजेशन आया, माय पिटिशन जो मैंने इन्हीं इश्यूज पे फाइल की थी, वो पिटिशन भी बाय कंसेंट अलाउ हुई, बार काउंसिल ने उस पर स्टेप्स लिए। अभी भी आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस की जहाँ बात होती है, तो अब हमारे सिंध, इवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द हाई कोर्ट बार, मैंने सिंध गवर्नमेंट से भी बड़ी इस चीज़ पे बात की, पर्टिकुलरली द लॉ मिनिस्टर, द एडवाइज़र ऑन लॉ मुर्तज़ा वहाब साहब। तो मैं समझता हूँ अब अनकरीब इंशाल्लाह हमारा कोई ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस वकला की कवर हो जाएगी, एंड दैट वुड बी अ वंडरफुल। सर, आपने इस गुफ्तगू में एक टर्म सुना था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारी जुडिशरी अभी तक आज़ाद क्यों नहीं हो पाई, या फिर इनको कौन कौन से स्टेट्स अभी तक मौजूद हैं? देखिए, आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट इन 2007 और इतनी उसमें वकला ने शहादतें दी, जजेस के ऊपर सदकों वगैरह, बड़ी मुश्किलों से एक बार जब बना तो एक उम्मीद थी कि अदलिया वाक़तन आज़ाद होगी। अनफॉर्चुनेटली उस नो डाउट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि डेफिनेटली जहाँ तक सियासी हुकूमतें हैं उनसे, उनके मुकाबले में अदलिया पहले एक ज़माने में इवन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के प्रेशर में बड़ा आ जाती थी। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के कम से कम जो प्रेशर होता है उसको बड़ी बहुत बेहतर वो सस्टेन कर लेती है। बट जब बात आती है प्रेशर ऑफ द डीप स्टेट, ठीक है, जिसमें आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये वो आती हैं, तो उसमें अभी भी अदलिया में वो वाली इंडिपेंडेंस नहीं आई जो हम देखना चाहते थे। जब उनकी बात आती है तो अभी भी अदलिया में एक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आ जाएं, या मार्शल फील्ड वो कोर्ट मार्शल्स की हवाले से वो पिटिशनें आ जाए वगैरह, वहाँ हुकूमत अदलिया ने अभी भी उन्होंने एक बैकफुट लिया हुआ है। और फिर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे ये फायज ईसा साहब का केस है, ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस है, उसमें वो वाली इंडिपेंडेंस अदलिया से देखने को नहीं आई जिसकी हमें उम्मीद थी। सो दैट इज़ वन इशू। The other issue is an issue जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उसके बारे में लिखा भी है, तकरीरें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस, इट्स ऑल्सो इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस। एंड उसके बारे में उन्होंने ये हाईलाइट किया कि एवरी जज इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज ओन कॉन्शियंस।
यहाँ अभी भी बहुत सारा ये होता है कि अच्छा ये मैं सीनियर के साथ बैठा हूँ तो इवन इफ आई हैव अ पर्सनल व्यू दैट इज डिफरेंट, मैं सीनियर के एहतराम में कुछ नहीं कहता, चीफ जस्टिस के एहतराम में मैं कुछ ना कहूँ। और जो सीनियर जजेस हैं या चीफ जस्टिस भी हैं, दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स मोर देन दे शुड बी एबल टू, बिकॉज हमारे अदालती निज़ाम में द चीफ जस्टिस इज ओनली वन, he is the first amongst equals, but what that means is कि he is, although he is the first, but he is nevertheless in his judicial capacity he is equal to everybody else. So अक्सर अब हमारे यहाँ ये एक वो देखा जाता है कि there is not enough ability or willingness to dissent. तो वो चीज़ जो है, जो अपनी जजेस गार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ब्रेदरन ऑल्सो, वो उस चीज़ पे भी हमें काम की ज़रूरत है। सर आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का भी जिक्र किया, रिसेंटली इसकी जजमेंट भी आ चुकी है। सर इस केस का जुडिशियल हिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा है? आई थिंक इट वाज, दिस इज एन ऑब्वियसली अभी इट्स एन ऑन गोइंग केस। अब एक क्यूरेटिव रिव्यू डाल दी है हुकूमत ने। देखें, बड़ा एक सिंपल वो है, there was a judgment that Qazi Faiz Issa, Justice Qazi Faiz Issa gave against the Inter-Services Intelligence, जिसमें उन्होंने नाम से उन्होंने कहा कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमें ज़रूरत है कि इनको भी कानून के ताबे इनको लाया जाए। ठीक है, कानून, दे कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑपरेट आउटसाइड द लॉ। दुनिया भर के कवानीन उन्होंने अपना, और ये वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली फैज़ाबाद धरना वाला वो केस था, फैज़ाबाद धरना वाले जजमेंट की, ये नहीं हो सकता कि आपकी मिलिट्री एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल कानून के बाहर वो ऑपरेट करें, मुआवरा कानून, मुआवरा आइन ऑपरेट करें। उनको भी कंट्रोल में और सुपरविजन में लाना ज़रूरी है, और दुनिया भर में यही है जो भी डेवलप्ड मुल्क है। तो उस जजमेंट का एक बहुत बुरा रिएक्शन आया, और उस पे ये फिर सारी तमाम कोशिशें शुरू हो गई कि किसी न किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच से हटाया जाए। I am very happy that in the review judgment he has been restored, his position has been vindicated. मगर अभी भी देखें, मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया जो है वो बड़े ख़तरे में है। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब को इस चीज़ पे बेसिकली, और देखें जो भी जिसकी भी बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक उसे चीज़ें नज़र आती हैं, तो एवरीवन कुड सी दैट इज अ टारगेटेड एक्सरसाइज टू रिमूव समवन हु हैज स्पोकन अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अगर तो उनको निकाल दिया जाता और उस एफर्ट में कामयाब हो जाते ये जो मुक्तदर हल्के हैं, तो देन आपका जो इंडिपेंडेंस का ख्वाब है वो कम से कम 20-25 साल पीछे चला जाता। और ये जज साहिबान, हर जज को सोचने की बात है कि अगर आज ये है, कल को हम होंगे। अगर हमने इंडिपेंडेंस अपनी प्रिजर्व करनी है तो साथ रह के, यूनाइट हो के ही हम इंडिपेंडेंस हम अपनी प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम आज एक की कुर्बानी देंगे तो कल हम सबकी गर्दनें जो हैं वो लाइन पे होंगी। बहुत शुक्रिया सर। सर आते हैं इख्तिताम की तरफ। आखिर में सर, यंग लॉयर्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें? देखिए, नंबर 1, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन। ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, एंड इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एटलीस्ट, एंड आपको एटलीस्ट पहले 5-7 साल तो सिर्फ काम ही आप कर रहे होते हैं, उसके रिवॉर्ड्स भी आपको कोई नहीं मिल रहे होते। तो वो चीज़ सोच समझ के इस प्रोफेशन में कदम रखने की ज़रूरत है कि द रिवॉर्ड्स कम मच लेटर, और पहले आपको सिर्फ काम आपको रगड़ा लग रहा होता है। तो एक वो रियलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी,
ये रियलाइजेशन मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है कि होल्ड ऑन, इट्स अ प्रोफेशन वेयर इट्स वेरी इजी टू बी टेम्प्टेड बाय द रॉन्ग पाथ. So holding on to your ethics, holding on to your sense of honor is very important in this profession. It's very difficult to do that. But, you know, हम जब बात करते हैं कि, you know, हम जिसने भी काला कोट पहना है वो तो बात करता है कि ये नोबल प्रोफेशन है, लॉर्ड्स की प्रोफेशन है, डिग्निटी है, सब कुछ है वगैरह. मगर अगर आप बाहर माशरे में जाएं तो तासुर वकला का कुछ और ही है. ठीक है. और ये जो तजाद है, ये जो डिफरेंस है हमारी अपनी परसेप्शंस में और जो सोसाइटी में लार्जर परसेप्शंस है, वो डिफरेंस जो है ये हमारी जिम्मेदारी है. यंग एंड ओल्ड, सीनियर्स एंड जूनियर्स अलाइक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो उस इम्प्रेशन को चेंज करें. तो ये दोनों चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत है. एक तो रिमेंबरिंग आवर ड्यूटी ऑफ हार्ड वर्क and our commitment to excellence in the profession, and दूसरी to remembering our duty to uphold the dignity of the profession and the ethics of the profession. बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much. for your time. Thank you. It was lovely talking to you.